गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो वाटर होता है जल, उसके प्रमुख गुण। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर के बारे में पढ़ें भाई और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। इसी में हम पढ़ने वाले हैं जो कठोर जल होता है और मृदु जल होता है, और भी बहुत सारी बातें आपको ऐसी जानने को मिलेंगी जल के बारे में जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सोचा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो देखते हैं, देखो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई। और इस वीडियो में मुख्य रूप से अगर हम देखें भाई तो जल के बारे में हम कुछ बातें पढ़ भी चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक। ये 1 लाइन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है। लेकिन जब हम फिर जीरो की ओर चलते हैं तो इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है, यानी कि घनत्व में कमी होने लगती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मैक्सिमम घनत्व होता है, लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पहुंचते हैं तो इतना ज्यादा घनत्व नहीं होता और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ बन जाता। और यही कारण है कि बर्फ का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व ज्यादा, और इसी कारण जल के ऊपर बर्फ तैरता रहता है। सही है, तो ये कारण हमने पढ़ा था भाई। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आगे की चीजों को देखो हम पढ़ते हैं। आप हेडिंग लिख सकते हैं जल का आयनन। हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? जल का आयनन किस प्रकार से होता है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, जल का जो आयनन है वो अति अल्प होता है। अति अल्प होता है, कहने का मतलब यह है पूरी तरह से जल अपने आयनों में नहीं टूटता है। जैसे देखो ये जल होता है H2O, क्लियर है भाई, और ये मुख्य रूप से H+ और OH- आयनों में। H+ को हाइड्रोजन आयन, आप जानते हैं इसे हाइड्रोक्साइड आयन, किस नाम से जानते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयन, आयन के नाम से। तो आप याद रखेंगे जल का आयनन अति अल्प होता है और ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है। लेकिन ये शीघ्र ही अपोजिट आयन है, तो शीघ्र ही अभिक्रिया करके किस में बदल जाते हैं? H2O में। तो इसी प्रकार से जल H+ और OH- में टूटता रहता है और OH- H+ और इसके मध्य एक साम्य अवस्था बनी रहती है। कैसी अवस्था बनी रहती है भाई? साम्य अवस्था। तो याद रखेंगे जल मुख्य रूप से साम्य अवस्था में रहता है। तो ये लाइन क्लियर हुई होगी आपको। इसके बाद देखेंगे, देखो जल जो है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जल एक समगुणित द्रव है। कैसा है भाई? समगुणित द्रव। समगुणित द्रव का मतलब है एसोसिएटेड लिक्विड। एसोसिएटेड लिक्विड ये क्या होता है आप समझने की कोशिश करो। जल क्या है? H2O। तो मैं बहुत सारे H2O के कण बना रहा हूं भाई। ये मुख्य रूप से आप मानकर चले ये H2O के कण हैं। तो ये जो H2O के कण हैं एक विशेष प्रकार के बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विशेष प्रकार के बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये जो बल है ये हाइड्रोजन बल कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, मुख्य रूप से एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सॉरी बल नहीं बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, क्योंकि मैं पहले इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं भाई। हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़ने के बाद एक बड़ा कण बना लेते हैं। एक बड़ा कण बना लेते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं H2O का होल n। हमें यह पता नहीं होता कि कितने कण जल के एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जल मुख्य रूप से गैस अवस्था में पाया जाना चाहिए था, लेकिन किस अवस्था में होता है? द्रव। तो उसका प्रमुख कारण भी यही होता है कि जल जो हमें दिखाई देता है वो एक H2O नहीं होता, अपितु वो संगुणित जल होता है। कैसा जल होता है? संगुणित, यानी कि उसमें जल के बहुत सारे कण जुड़े हुए होते हैं। तो आप समझ गए भाई, संगुणित होने का मतलब है H2O के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक बड़ा कण बना लेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? संगुणित जल। क्लियर है भाई। और देखेंगे ये किसके कारण हुआ? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, देखो यही कारण होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होता है, हाइड्रोजन बंध ही इस बात का कारण होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज्यादा होता है। यानी कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था
कि जल जब जम जाता है ग्लास में तो थोड़ा सा ऊपर को निकल जाता है, तो वो किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। आपको याद रखना है भाई, इस बात को पूछी जाती है। इतना क्लियर हो पा रहा है। और देखो इसके बारे में आप समझेंगे, हाइड्रोजन बंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये जो जल है इसमें ये वाला बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जो हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगता है। जैसे जल का एक कण ये हो गया, जल का दूसरा कण ये हो गया, तो दो अलग अलग कणों के मध्य लगने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक। जबकि एक ही अणु में लगने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप याद रखेंगे जल में कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही कारण है कि ये जो यौगिक है अपने वर्ग के सभी तत्वों से, सभी यौगिकों से भिन्नता दर्शाता है। कैसे, देखो आप समझें, ऑक्सीजन, सल्फर, ये एक ही वर्ग में हैं, दोनों के दोनों एक ही वर्ग में हैं, वर्ग 16 या फिर 16A। क्लियर है भाई। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ग में केवल उन्हीं तत्वों को हम रख सकते हैं जिन तत्वों के सभी गुण एक समान हो, यानी कि उनके यौगिक भी एक समान होने चाहिए। तो इनका अगर हाइड्राइड हम देखें, इनका हाइड्राइड क्या बनेगा भाई, H2O, और इसका हाइड्राइड H2O, H2O, और ये H2S। तो दोनों यौगिक एक जैसी प्रकृति दर्शानी चाहिए थे, एक ही वर्ग में है। लेकिन जल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये होती है H2S गैसीय फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है भाई, गैसीय फॉर्म में होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि एक ही वर्ग के तत्व के यौगिक भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यहां पर यौगिकों में भिन्नता है। O का यौगिक जो है वो लिक्विड है, जबकि S का यौगिक क्या है, गैस है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण ये संगुणित हो जाता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसके कारण बहुत सारे और भी चेंज होते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मैंने आपको पढ़ाया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है जल। अरे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है भाई, उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी भाई, क्लियर है। तो ये आप समझ गए संगुणित द्रव कैसे है। इसके बाद देखो आगे का हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो आप समझ गए भाई जल अपने वर्ग के अन्य यौगिकों से कैसे भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखेंगे दो प्रकार के यौगिक आप पढ़ेंगे, दो प्रकार के, एक तो सल्फर, एक पढ़ेंगे आप ऑक्साइड, समझें आप बहुत ध्यान से, एक पढ़ेंगे ऑक्साइड, ये एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं, और दूसरे पढ़ेंगे हाइड्राइड। दूसरे क्या पढ़ने वाले हैं भैया आप, हाइड्राइड। तो ऑक्साइड क्या होते हैं और हाइड्राइड क्या होते हैं, पहले तो आप यही समझे भाई। जो ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्सीजन के द्विअंगी यौगिक होते हैं। कैसे, द्विअंगी यौगिक, क्लियर है। द्विअंगी का मतलब है एक ऑक्सीजन होगा और दूसरा कोई भी परमाणु हो सकता है, जैसे H2O, सही है। ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, जैसे SO2, जैसे CO2, जैसे NO2। तो इन सभी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन जुड़े हुए हैं भाई। तो इसे हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। इसे क्या बोलेंगे, सल्फर का हाइड्रोजन का ऑक्साइड। इसे कार्बन का इसे बोलेंगे हाइड्रोजन का ऑक्साइड, इसे बोलेंगे सल्फर का ऑक्साइड, इसे बोलेंगे कार्बन का ऑक्साइड, इसे बोलेंगे नाइट्रोजन का। तो अब आप समझ गए भाई कि जल जो है वास्तव में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है।
ये लाइन क्लियर हो गई, सही है, याद रखेंगे। अगला हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन के द्विअंगी, हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिक क्या कहलाते हैं भाई? हाइड्राइड। अरे द्विअंगी का मतलब समझ रहे हैं? द्विअंगी का मतलब है केवल दो ही प्रकार के, एक तो देखो ऑक्सीजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं लेकिन हैं तो एक ही तत्व के। इसमें देखो सल्फर और ऑक्सीजन केवल दो ही प्रकार के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन केवल दो ही, तो इसका मतलब होता है द्विअंगी। ऐसे ही हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब किसी दूसरे केवल एक ही तत्व के परमाणुओं के साथ यौगिक बनाता है तब हम उसे क्या कहते हैं भाई? हाइड्राइड। जैसे H2O ऑक्सीजन ने इसके साथ बना लिया भाई, जैसे H2S, जैसे PH3, जैसे NH3। तो आप सभी में देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ यौगिक बना रखा है, हाइड्रोजन ने फास्फोरस के साथ यौगिक बना रखा है, हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ यौगिक बना रखा है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के। क्लियर है? अब इन्हें कैसे बोलेंगे हम? इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन का ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का हाइड्राइड, सल्फर का हाइड्राइड, इसे क्या बोलेंगे? फास्फोरस का हाइड्राइड, इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। ये वाली लाइन क्लियर हुई? तो आप समझ गए भाई कि जल एक प्रकार का हाइड्राइड भी है, जल एक प्रकार का हाइड्राइड भी है। और ये किसका हाइड्राइड है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। क्या है भाई? ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड। तो दोनों बातें समझ में आई कि जो आपका जल है H2O वो एक प्रकार का ऑक्साइड भी है और वो एक प्रकार का हाइड्राइड भी है। ये वाली बात क्लियर हो गई। दोनों बातें पूछी जा सकती हैं लेकिन मैंने अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं देखा है, मतलब एग्जाम में नहीं देखा है, क्वेश्चन बना हुआ देखा है, तो इसीलिए मैंने आपको करा दिया। ये इतना क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे का देखते हैं। देखो और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है जल के बारे में। देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो जल H2O एक यौगिक है भाई। क्या है? यौगिक। ये वाली बात तो हम पढ़ चुके हैं। क्या है? एक यौगिक। और यौगिक उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब है आवेश, यानी कि आवेश के आधार पर कह रहे हैं, ना तो इस पर कोई प्लस का चार्ज होता है और ना ही इस पर कोई माइनस का, तो उदासीन इसलिए कह रहे हैं। तो जल पर क्या आपको कोई प्लस का चार्ज दिखाई दे रहा? क्या आपको कोई माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा? ना तो कोई प्लस का चार्ज है और ना ही कोई माइनस का, यानी कि जल न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। क्लियर है? अब दूसरी चीज देखेंगे, एक प्रकार से और लिख सकते हैं भाई, जल उदासीन होता है। जल उदासीन होता है किस प्रकार से? ना तो इसकी प्रकृति, प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति। और ये उदासीन किसके आधार पर है? आवेश। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर उदासीन है और प्रकृति के आधार पर भी ये उदासीन है। क्लियर है भाई? जैसे आप जानते हैं या तो वस्तुएं अम्लीय होती हैं, सही है, दो ही प्रकृति होती हैं, या फिर क्या होती हैं वो? क्षारीय। या फिर क्या होती हैं वो? क्षारीय। और आप जानते हैं जो अम्लीय होती हैं वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के प्रति अपना विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वो नीले लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? लाल में। और क्षारीय जो होती हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन जल कैसा होता है? उदासीन। हमें ये कैसे पता चला कि ये उदासीन है या फिर अम्लीय नहीं है, क्षारीय नहीं है? तो हमने क्या करा भाई, जल को लिटमस पेपर के प्रति, यानी कि जल पर लिटमस पेपर गिराया, तो लिटमस पेपर में कोई भी अंतर नहीं आया। लिटमस पेपर में ना तो वो लाल से नीला हुआ, ना ही नीले से लाल हुआ, तो इसका मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है वो? उदासीन। तो ये वाली लाइन समझ गया कि प्रकृति के आधार पर उदासीन है और आवेश के आधार पर भी ये क्या है? उदासीन। अब देखेंगे, देखो ये एक ऑक्साइड है
और ऑक्साइड किस प्रकार का है, ये अभी हमने पढ़ा। एक क्या है भाई, ऑक्साइड। और ऑक्साइड तीन प्रकृति के हो सकते हैं, ऑक्साइड तीन प्रकृति के हो सकते हैं। देखो मैं आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को। या तो ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं, क्लियर है भाई, या तो ऑक्साइड क्षारीय हो सकते हैं, क्लियर है, या फिर उभयधर्मी। या फिर ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं, उभयधर्मी हो सकते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है, अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई पदार्थ क्षारीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो अम्लीय है, और अगर अम्लीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्षारीय है। और अगर अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या है, उभयधर्मी। और जल जो है वो उभयधर्मी के प्रकार का है, कैसा है, उभयधर्मी प्रकार का है। तो आप समझ सकते हैं जल अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और जल क्षार से भी। जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जब जल अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जल होगा क्षारीय, सही है। और जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो जल होगा अम्लीय। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो SO3 ये एक अम्ल है, SO3 एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्लियर है। जब इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर ये अगर अम्ल है तो यहां पर इसने क्षारीय प्रकृति दर्शाई है अपनी, यहां पर जल कैसा है, क्षारीय। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, H2CO3, H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर CO2 अम्लीय प्रकृति का होता है। तो H2O किस प्रकृति का होगा भाई, H2O आपका क्षारीय प्रकृति का। ये वाली लाइन क्लियर है। इसी प्रकार से अगर क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो जल कैसा हो जाएगा, अम्लीय। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है भी, कैसा होता है, क्षार, कैसा होता है, क्षार, एल्कलाइन। और जब जल इससे अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आप समझ सकते हैं, देखो यहां पर इसने किसकी प्रकृति दर्शाई है, अम्ल की। जैसे आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम का ऑक्साइड होता है CaO, बुझा चूना भी कहते हैं। और जब इस पर जल डालते हैं हम, बिना बुझा चूना कहते हैं, जब इस पर जल डालते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना, क्योंकि आप जानते हैं बिना बुझा चूने का मतलब क्या है, जो जल रहा है और जलते हुए पर आपने जल डाल दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, बुझ गया। तो ये बिना बुझा चूना, ये बुझा हुआ चूना। तो यहां पर ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब क्षारीय प्रकृति से जल अभिक्रिया करेगा तो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का। यही बात तो मैंने आपको लिखी। तो आप समझ गए भाई जल की कैसी प्रकृति होती है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब है ये अम्लों से अभिक्रिया करेगा लेकिन क्षारों की तरह, और क्षारों से अभिक्रिया करेगा लेकिन अम्ल की तरह। आप देख सकते हैं और ऑक्साइड अम्लीय कौन सा ऑक्साइड होगा, जैसे अम्लीय ऑक्साइड में मैंने ये लिखे, जैसे क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड में, सॉरी अम्लीय में नहीं है, ये क्षारीय में है, ये दोनों अम्लीय में थे। तो आप क्लियर कर पा रहे हैं इस लाइन को या नहीं, अरे क्लियर है इतना। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, देखो और क्या समझ सकते हैं आप इस वाले पोर्शन से। तो जल के बारे में देखो, हो सकता है कोई चीज नहीं आए, थोड़ी सी कम इंपोर्टेंट हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं भाई क्योंकि जल का तो हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जल का हमारी जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, और बहुत ज्यादा यूज होने के कारण हमें जल के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे तो केमिकली हो चाहे फिजिकली हो। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस तरह की सारी बातों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक दो बातें आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं भाई, आप ये नहीं समझें हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हम केवल इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं
क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है हमारी जो दैनिक रूटीन लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई। क्लियर है। तो अगली चीज देखते हैं कि जो H2O है, सही है, वो एक स्थायी यौगिक है। कैसा है भाई? स्थायी यौगिक। क्लियर है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब क्या हो गया? पहले तो ये समझें, हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी जाए तो कंडक्ट होकर एक दूसरे से जुड़कर ये जल बना लेते हैं भाई। क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। तो जल कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। तो होना क्या चाहिए था भाई? जल को अगर हम गर्म कर दें, जल को अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर इससे फिर क्या बनने चाहिए? गर्म करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाने चाहिए। अरे यही तो होना चाहिए भाई। जब जल आपका किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो जल को आप फिर दोबारा गर्म कर दें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटना चाहिए या नहीं? टूटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? स्थायी यौगिक। इसीलिए इसे कहा जाता है स्थायी यौगिक, क्योंकि गर्म करने पर भी ये अपने घटकों में नहीं टूटता है। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अगर इसका अम्लीय विलयन ले, अगर जल का अम्लीय विलयन हम लें तो इसके अम्लीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जा सकता है। इसके अम्लीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जा सकता है। और देखो इन टॉपिक को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, आप विद्युत अपघटन वाला वीडियो देखें जाकर और उसमें आपको समझ में आएगा कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर केमिकल प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर केमिकल प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन। तो आप समझ गए भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो वही प्रक्रम क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। जैसे ये हमने लिया जल और ये कैसा है? केमिकल सॉल्यूशन। कैसा है? सॉरी, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन है। और जब आप इसका विद्युत या वैद्युत अपघटन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कराएंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे, तो इससे हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा और ऑक्सीजन। क्लियर है भाई? ये भी गैस रूप में होगा और ये भी गैस रूप में। दोनों के दोनों हमें किस रूप में प्राप्त होंगे? गैसीय रूप में। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझनी है भाई, जो विद्युत अपघटन होता है वो एक विशेष प्रकार के पात्र में कराया जाता है भाई, जिसमें एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड होता है। जिसमें एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड होता है। सही है। आप ये मानकर चलें ये प्लस का है और ये माइनस का, और जो माइनस वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम? कैथोड, और जो प्लस वाला होता है उसे एनोड कहते हैं। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूं। सही है। तो हमने इसमें जल लिया है और जल होगा यहां पर विद्युत अपघट्य। क्या होगा भाई? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। तो याद रखेंगे यहां पर जल विद्युत अपघट्य होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये H+ और OH- में टूटा हुआ होगा। किसमें? H+ और OH- में। और जो H+ वाले हैं वो माइनस वाले की तरफ जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले की तरफ। तो माइनस पर क्या है? कैथोड। तो याद रखना ये जो हाइड्रोजन आपकी निकली है ये कैथोड पर निकली होगी। किस पर निकली होगी? कैथोड। तो ये पूछा जाता है कि जब विद्युत अपघटन कराया जाता है जल के एसिडिक सॉल्यूशन का तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है कैथोड पर या एनोड पर या फिर दोनों पर या दोनों में से किसी पर नहीं। तो कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी भाई? एनोड पर निकलेगी आपकी ऑक्सीजन। यहां से कौन सी गैस रिलीज होने वाली है? एनोड से ऑक्सीजन गैस। तो आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, इनमें कुछ पार्ट केमिकली भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं भाई, और बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है।
तो इसके बाद में हम कठोर जल और मृदु जल पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर वो वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएंगी भाई, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजों को मुझे समझाना है आपको, क्योंकि आप कोई भी चीज नहीं छोड़े जल से संबंधित, सही है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। अगली वीडियो में हम कठोर मृदु जल और कठोरताएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सुझाव भी हमें दिया करें ताकि हम भी थोड़े बहुत इम्प्रूव हुआ करें भाई, सही है। और ये चैनल आपका ही है भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, कम से कम 5 लोगों को तो वीडियो शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जो पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला हर किसी को शेयर किया करो। अगर नहीं पढ़ने वाला है तो उसके आसपास में कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होगा पढ़ने वाला, वो उसे बता सकता है भाई। क्योंकि मैं इस चैनल पर हम 9th 11th 12th इन सारी क्लासों को भी चला रहे हैं भाई, 10th की भी, और कुछ दिन के बाद 6th 7th 8th की भी क्लासेस चलेंगी। तो आप हर किसी को विदाउट एनी हेजिटेशन इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं अगर आपके यहाँ कोई भी 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाला है तो उसके लिए भी ये चैनल है भाई। और अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसके लिए भी ये चैनल है। तो आप शेयर जरूर किया करें, चाहे आप 4-6 जनों को ही शेयर करें। तो देखो, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।